नमस्कार। हमारी खास पेशकश कंज्यूमर स्किंग में आपका स्वागत है। पिछले 2 साल ने हमारी जिंदगियों को बदल के रख दिया है। शायद ही कोई स्क्रिप्ट राइटर होगा हॉलीवुड या बॉलीवुड में जो इस तरीके के अंजाम को सोच पाया होगा। जब शुरुआत में नरेंद्र मोदी ने पहली बार लॉकडाउन की बात करी थी तो 21 दिन के लॉकडाउन की बात थी और लोगों को लगा था कि 20-21 दिन की बात है, ज़िंदगी फिर से वापस नॉर्मल हो जाएगी। तब का दिन है मार्च का और आज हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कब ज़िंदगी वापस पटरी पर आएगी। हर बार एक नया वेरिएंट आता है, हर बार लॉकडाउन आता है और अभी हम थर्ड वेव की बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबके मन में सवाल एक ही है कि ये सब कब ख़त्म होगा। उसको लेकर एक अच्छी खबर आ सकती है। कई जगहों से रिपोर्ट आई है कि शायद ओमिक्रॉन यानी 2022 कोरोना वायरस का अंत हो सकता है। इस पर और चर्चा करेंगे साइंटिस्ट के साथ, डॉक्टर्स के साथ। पर पहले देखिए ये रिपोर्ट। बीते 2 साल से हम कोविड-19 के अलग अलग वेरिएंट और लहरों से जूझ रहे हैं। कोरोना ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल है कि आखिर इस कोरोना का अंत कब होगा। शुरुआत से लेकर अब तक इस बीमारी की वजह से पूरी दुनिया में 2020 में 18 लाख और 2021 में 35 लाख लोगों की जान चली गई। इस साल जबकि 2022 में हम फिर से हिम्मत करके नॉर्मल जिंदगी की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस धीरे धीरे फिर से खुलना शुरू ही हुए थे कि ओमिक्रॉन नाम के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी और दुनिया एक बार फिर से दहशत से भर गई। कई लोग तो ये भी मानने लगे हैं कि कोरोना कभी खत्म नहीं होगा, हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। लेकिन WHO ने कोरोना को लेकर एक खुशखबरी दी है। WHO का कहना है कि 2022 का साल कोरोना का आखिरी साल होगा, यानी हमें मास्क पहनने से आजादी मिल सकती है। WHO के हेड डॉक्टर टेड्रोस अधनोम ने 2022 में कोरोना के खात्मे की बात कही है, लेकिन साथ ही उन्होंने एक कंडीशन भी लगाई है। डॉक्टर अधनोम का कहना है कि अगर इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करना है तो अमीर और विकसित देशों को अपनी वैक्सीन गरीब और अविकसित देशों के साथ साझा करनी होगी। हम सब जानते हैं कि कोरोना के खिलाफ शुरुआत से ही वैक्सीन पर भरोसा जताया गया है। इस संक्रमण से बचने का तरीका वैक्सीन ही है। यही वजह है कि हर देश में वैक्सीन युद्ध स्तर पर लगाई जा रही है। लेकिन ये वैक्सीनेशन वर्ल्ड लेवल पर होना चाहिए, क्योंकि माना जा रहा है कि वैक्सीनेशन में समानता न होने की वजह से कोरोना के लगातार नए नए वेरिएंट पैदा हो रहे हैं। WHO के मुताबिक अब तक पूरी दुनिया में 9.29 बिलियन डोज वैक्सीन दी जा चुकी है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जहां बूस्टर शॉट देने के प्रोग्राम जोर शोर से चल रहा है, लेकिन दुनिया के आधे देशों में केवल 40% वैक्सीनेशन ही हो पाया है। वैक्सीनेशन की असमानता का आलम यह है कि दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में 4 में से 3 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन नहीं लग पाई है। यही वजह है कि WHO वैक्सीन शेयर करने की बात कह रहा है। WHO की माने तो कोरोना को खत्म करने और नए वेरिएंट्स को रोकने के लिए 2022 की जुलाई तक पूरी दुनिया में 70% वैक्सीन का टारगेट पूरा करने की जरूरत है। और ये तभी होगा जब अमीर देश अपनी वैक्सीन गरीब देशों को मुहैया कराएंगे। ET नाउ स्वदेश। चलिए, मतलब कि ये खुशखबरी आ तो सकती है लेकिन शर्तों के साथ, और इसके लिए मेहनत हमें ही करनी पड़ेगी। क्या मायने हैं WHO के स्टेटमेंट के और क्या ये वाकई में हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सौमित्र रावत, जो कि मेंबर है नेशनल टास्क फोर्स कोविड-19 के, और डॉक्टर अरुण के चोपड़ा, सीनियर कंसल्टेंट डायरेक्टर कार्डियोलॉजी फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल के। सौमित्र सर, आपसे पहला सवाल है, ये सवाल हर इंसान पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि कोरोना ख़त्म हो जाए, और कब ये जो जीवन जिससे हम पिछले 2 साल से एक अलग तरीके के जीवन से जूझ रहे हैं उससे हमें आज़ादी मिल सकेगी? आई थिंक कोरोना खत्म तो नहीं होगा, लेकिन जिस तरह आपने पहले भी बताया है कि कोरोना के साथ हमें साथ साथ जीना होगा। और जैसे इन्फ्लुएंजा भी है, इन्फ्लुएंजा हम लोगों को होता रहता है। जो फ्लू वैक्सीन है, मैं इंग्लैंड में 17 साल था, वहां पर फ्लू वैक्सीन हमें हर साल लगती थी। तो अभी जो कोरोना है उसकी वेव्स आ रही हैं, लहर आ रही है, सुनामी आ रही है। तो कुछ टाइम बाद ये होगा कि एपिडेमिक हो जाएगा, पेंडेमिक नहीं रहेगा। और जैसे जैसे हम लोगों की एंटीबॉडीज बनती जाएगी, वेदर वैक्सीन के थ्रू या इन्फेक्शन होने के बाद,
तो हम कोरोना के साथ में साथ साथ रहेंगे। और ये अच्छी बात है। अगर आप स्पेनिश फ्लू को ही देख लीजिए जो 1918 में हुआ था और बहुत ज्यादा उसमें डेथ्स हुई थी, वो भी लगभग 3 साल के करीब चला था। तो उस हिसाब से देखें, अभी लगभग 2 साल हो गए हैं। वी आर ऑल होपिंग कि इस साल के एंड तक या नेक्स्ट ईयर तक ये एपिडेमिक हो जाएगा, पेंडेमिक नहीं रहेगा। तो अरुण सर, आपके पास आना चाहूँगा मैं इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए। क्या आप हमें समझा सकते हैं कि कोई भी जब पैंडेमिक होता है तो पैंडेमिक से एपिडेमिक का जो सफ़र होता है वो कैसे तय होता है, और उसके लिए एक आम नागरिक को क्या करने की ज़रूरत है? देखिए जी, पेंडेमिक तो मतलब सारी दुनिया में एपिडेमिक फैला हुआ है। दैट मीन्स के सारी दुनिया आ रही है। आप देखोगे कि जैसे एक कहीं पे पिछले हम 3-4 महीने से देख रहे थे इंडिया में केसेस का नंबर कितना कम हो गया था, और सडनली आप देखिए पिछले हफ्ते 10 दिन में कितना ज्यादा बढ़ा है, कितने गुना बढ़ गया है। कहाँ पे 100 केस भी नहीं थे दिल्ली में, आज 10,000 से ऊपर हैं। पंजाब में हमारे यहाँ पे 20, 25, 30 केस होते थे आज हर रोज के, अब 1000 से ऊपर हो रहे हैं। तो देखिए कितना नंबर सडनली बढ़ गया है। ऐसी वेव्स जो आती हैं उनको एपिडेमिक कहते हैं। पेंडेमिक मतलब सारी दुनिया में फैला हुआ है, इसलिए उसको पेंडेमिक बोलते हैं। मेरे ख्याल में हम शायद बात ये कर रहे हैं कि ये कैसे एंडेमिक हो जाएगा। तो एंडेमिक का मतलब है वो चीज जो साल भर होती रहती है और बीच बीच में थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, घट जाती है। जैसे कि फ्लू है, फ्लू साल भर होता है मगर सर्दियों के दिनों में बढ़ जाता है। तो हम देखते हैं जो हमारे थोड़े ओल्डर लोग हैं या जो हॉस्पिटल्स में लोग काम करते हैं, जिनको एक्सपोजर है इन्फेक्शन से, उन लोगों को सर्दियों में ये इन्फेक्शन बढ़ जाती है। और लेकिन ये नहीं है कि साल में कभी भी फ्लू नहीं होता। थोड़ा बहुत फ्लू तो देखिए वायरल इलनेसेस चलती रहती हैं साल भर, उसको एंडेमिक बोलते हैं। तो उसमें स्टेबल हो जाती है डिजीज की कंडीशन। सडन ऐसे जो ये बर्स्ट आता है, जैसे एक तरह का एक्सप्लोजन हो रहा है, हम पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं, वो चीज होनी बंद हो जाती है। वो तब होती है जब ज्यादातर लोगों को एक बार ये इन्फेक्शन हो चुकी होती है। जैसे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर सारी पॉपुलेशन में 60-70% या उससे ज्यादा लोगों को एक इन्फेक्शन हो जाती है, तो उनको दोबारा अगर ये इन्फेक्शन को एक्सपोजर हो तो या तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अगर आती है तो माइल्ड आती है, जैसे थोड़ा बहुत जुकाम, खांसी, बुखार, जो कि 2-3 दिन रहा और हट गया। और अब हम ओमाइक्रॉन में ऐसा ही देख रहे हैं कि ये है तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस, बहुत तेजी से फैल रहा है, मगर हम अगर इसके सिम्टम्स देखें तो सिम्टम्स काफी माइल्ड हैं। लोगों को बुखार होता है, उतना तेज भी नहीं होता, लंग्स की इन्वॉल्वमेंट कम हो रही है, और ज्यादातर लोग 1-2-3 दिन के अंदर इम्प्रूव कर रहे हैं। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो रिलेटिवली कम है पिछले वेरिएंट से, और जो इसीलिए लाइफ को रिस्क है वो भी रिलेटिवली कम है। सो इस तरह अगर ऐसी वेव्स आए जैसे कि ये वेव आई है बहुत ज्यादा तेज, तो इससे जिन लोगों को पहले कईयों को जिनको हो गया था उनको भी दोबारा हो रहा है, लेकिन जिनको नहीं हुआ वो बहुत सारे लोग हैं जो कि अब पॉजिटिव हो रहे हैं। तो इस तरह ग्रेजुअली सब लोगों को कुछ ना कुछ एक्सपोजर या वैक्सीनेशन से या इस ओमाइक्रॉन वेरिएंट से एक्सपोजर हो रहा है टू कोविड। और एक बार ज्यादातर दुनिया की पॉपुलेशन को हो जाएगा तो फिर दोबारा इस तरह की वेव्स आने का चांस कम है। इसी से पेंडेमिक खत्म होते हैं। जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि 1918 में जो स्पेनिश फ्लू आया था वो भी ऐसे ही खत्म हुआ था कि जब ये वायरस चेंज होता है, म्यूटेशंस होते हैं, तो ऐसे वेरिएंट आ जाते हैं जो इन्फेक्टिव बहुत ज्यादा होते हैं मगर सीरियस कम होते हैं। तो उनके आने से ही एक्सपोजर ज्यादा होता है, वो एक किस्म से वैक्सीन का काम करते हैं और जो पॉपुलेशन है वो बेटर प्रोटेक्ट हो जाती है। सो ये उम्मीद है, और आई थिंक इसी उम्मीद के साथ WHO के एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि शायद 1-8 साल के अंदर ये पेंडेमिक कंट्रोल में आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण सर। हमारे दर्शक भी कहेंगे कि पिछले 2-3 दिन से आप डराते रहते हैं, पहली बार कुछ पॉजिटिव बात हो रही है। सौमित्र सर, मेरा आपसे ये सवाल था कि
अगर आप किसी भी वेरिएंट को देखते हैं, जब अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन होती है या कोमॉर्बिडिटी वाली पॉपुलेशन होती है, जब ये वायरस वहाँ जाता है और डुप्लीकेट करता है, तो कई बार चांसेस होते हैं कि वेरिएंट थोड़ा सा और स्ट्रॉन्गर वर्जन में निकल के आए। क्या आपको लगता है कि अभी अगर हिंदुस्तान की बात करें, हम पूरी तरह वैक्सीनेटेड नहीं है, और दुनिया के भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी तक वैक्सीनेशन नहीं पहुँचा है, और क्योंकि साउथ अफ्रीका में वैक्सीनेशन कम था, तो हमने जो उसका असर देखा आज ओमाइक्रॉन ने, वो ये है कि जो उसकी स्पेशली जो स्प्रेडिंग की दर है वो बहुत बढ़ गई है। तो क्या अभी भी एक खतरा है कि ओमिक्रॉन के स्प्रेड से एक और स्ट्रॉन्गर वेरिएंट निकल के आ सकता है? हमें देखना होगा, WHO बड़ा क्लोजली मॉनिटर करता है जब भी वेरिएंट आते हैं, और आप ये मान के चलिए कि हर महीने 2-3 नए म्यूटेशन होते रहते हैं। तो उसमें यह देखना होता है कि वेदर वो म्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट है या म्यूटेशन ऑफ कंसर्न है। अब जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन, इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया गया है। और जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न के लिए 3 चीजें देखते हैं कि ट्रांसमिसिबिलिटी कितनी ज्यादा है, विरुलेंस कैसा है, और इम्यून एस्केप मैकेनिज्म है या नहीं है। अब जैसे ओमिक्रॉन को लीजिए, ट्रांसमिसिबिलिटी जो बोलते हैं 3 to 5 टाइम्स है डेल्टा के उससे, और जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने भी बताया है, विरुलेंस कम है। अगर आप पिछला वेव देखें तो 20% लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे थे, और जो अभी का है रिकॉर्ड, दिल्ली में केवल 3.7% लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, और बॉम्बे में 5% हो रहे हैं। अगर आप इंग्लैंड का देखें, वहां 1000 में से केवल 6 लोग एडमिट हो रहे हैं, क्योंकि उनका वैक्सीन का कवरेज थोड़ा ज्यादा है। जब आप वैक्सीन लेते हैं, चाहे आप 1 डोज लें, 2 डोज लें, अगर आपको इन्फेक्शन होता है वो माइल्ड होता है, और माइल्ड होता है तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत कम होती है। तभी हम लोग कहते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें कंटिन्यू रखना है, मास्क लगाना है, नाक और मुंह कवर होना चाहिए। जब भी आप घर से बाहर निकलें, 6 गज की दूरी रखिए। कोई भी अगर आप एक्सटर्नल सरफेस टच करते हैं, हाथ को धोइए या सैनिटाइज करिए। और अगर अभी भी आपने सेकंड डोज नहीं ली है, बहुत सारे लोग हैं करोड़ों की संख्या में जिन्होंने फर्स्ट डोज ली है, सेकंड डोज नहीं ली है, वो प्लीज सेकंड डोज लें। अभी भी हमारे कंट्री में 90% एडल्ट पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज मिल चुकी है, सेकंड डोज भी 62% से ज्यादा है। जैसे जैसे वैक्सीन कवरेज बढ़ेगा, वो हमारे हित में है कि डिजीज माइल्ड होगा और हमारा जो सीवियर केसेस नहीं होंगे, हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सवाल मैं आपके पास और लूँगा कि आपने जो बात कही वैक्सीनेशन की, और ये बात हमने अपने पैकेज में भी लिखी थी कि जो बहुत सारे दुनिया है उसमें कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे अभी तक वैक्सीनेशन नहीं पहुँची है, और WHO का भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं बाकी देशों को, जो विकसित देश हैं, उनको वहाँ मदद करनी चाहिए कि ये पैंडेमिक खत्म हो। क्या आपको लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो UK हो, US हो, इंडिया खुद हो, क्योंकि हम आत्मनिर्भर हैं वैक्सीनेशन को लेकर, हमारे यहाँ भी काफ़ी वैक्सीनेशन प्रोड्यूस होता है, कि हम आसपास के देशों की मदद करें जो कि शायद तक आर्थिक रूप से इतने सक्षम ना हो वैक्सीनेशन कराने में अपनी पूरी पॉपुलेशन की? आई थिंक ये बहुत जरूरी है, बिकॉज ये जो डिजीज है कोरोना वायरस, ये ग्लोबल डिजीज है। अगर कोई कंट्री सोचे कि अगर हम अपने सारे पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट कर लें और कोरोना खत्म हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। ये हमने ओमिक्रॉन में देख लिया है। अब आप देखिए, अमेरिका में 10 मिलियन, मतलब 10 लाख से ज्यादा, 8 मिलियन केसेस एवरी डे हो रहे हैं। एवरी डे मतलब 10 लाख केसेस होना बहुत बड़ी बात होती है। अब अगर यही रहेगा, जो गरीब देश भी हैं, अफ्रीकन देश हैं, साउथ अमेरिकन हैं, जहां पर वैक्सीन नहीं दी गई है, अगर हम पूरे ग्लोबल अगर हम वैक्सीनेशन करते हैं
तो वो बहुत 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 ज्यादा बेहतर रहेगा। तो उसमें ये रहेगा कि जो कोरोना वायरस को धीरे 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 म्यूटेशन करने का चांस नहीं मिलेगा और धीरे धीरे वो पेंडेमिक से एपिडेमिक की तरफ बढ़ जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हेल्थ केयर भी जुड़ गए। अरुण सर, मैं आपके पास आता हूँ। पहले एक मनोज सर से सवाल ले लेते हैं। सर, ये जो बात कही जाती है हमेशा कि इन्फ्लुएंजा की जैसे हम हर साल अब वैक्सीन लेते हैं, क्या हम ये मान के चलें कि अब जो जैसे बूस्टर डोज की भी हमने बात करी, तो क्या वैक्सीनेशन अब साल दर साल हमें लेनी पड़ेगी, और कब ऐसा समय आएगा जब हमें शायद वैक्सीन की ज़रूरत ना पड़े, या अभी बहुत जल्दी है इस पर एक फैसला करने के लिए? जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया इसमें तमाम म्यूटेशंस हैं, 35 म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन पे। तो वायरस तो कंटिन्यूअसली खास करके आरएनए वायरस म्यूटेट करता है। जो हाइपोथेसिस है कि इतना म्यूटेशंस क्यों हुआ, ये देखिए इसकी जो ओरिजिन है अफ्रीकन कंट्री से हुई। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वहां पे वैक्सीनेशन रेट बहुत कम था। तो दो थ्योरी होते हैं। एक होता है कि इस हाइपोथेसिस को मानते हैं कि अगर किसी कंप्रोमाइज्ड इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड होस्ट में वायरस बहुत देर तक रहता है तो उसमें म्यूटेशंस हो जाते हैं। दूसरा थ्योरी है जो हाइपोथेसिस है वो है रिवर्स जूनोसिस की, मतलब कि यहां से आदमी से किसी जानवर में गया और फिर वापस लौट के ह्यूमन में आया। ये हाइपोथेसिस है, ये प्रूवन फैक्ट नहीं है। तो वायरस तो म्यूटेट करते रहेंगे। तो बूस्टर डोज का देखिए अभी जिस तरीके से ओमिक्रॉन ने पुराने जितने भी चाहे चारों जो लीडिंग वैक्सीन हैं, एस्ट्राजेनेका के, स्पुतनिक और मॉडर्ना और फाइजर के, उसके एंटीबॉडी से न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है। तो इम्यून सिस्टम को इवेट कर रहा है। इवन पुराने इन्फेक्शन की वजह से भी जो इम्यूनिटी है उसको भी इवेट कर रहा है। तो अगर वायरस का स्वरूप बदलेगा तो ऐसी जरूरत पड़ेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीन को भी बदलना पड़ेगा समय के साथ। अब जैसे अभी जो हम बूस्टर डोज दे रहे हैं उसके पीछे थ्योरी ये है कि जो एंटीबॉडी टाइटर है वो बढ़ेगी, साथ में क्वालिटी ऑफ एंटीबॉडीज भी इंप्रूव करती है। मोर स्टिकी एंटीबॉडीज, जो न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, मेमोरी सेल्स हैं, वो भी डेवलप होते हैं। तो इस तरीके से अभी तो जो बूस्टर डोज लग रहा है, अभी होमोलोगस वैक्सीन का जो वैक्सीन पहले लिए हमारे देश में जो लग रहा है, वो उससे भी ये फायदा होगा। बस निश्चित तौर पे एक समय आएगा जब आपको वैक्सीन को अपडेट करना होगा अकॉर्डिंग टू द म्यूटेशंस ऑफ द वायरस। अरुण सर, आपसे सवाल लूँगा। मैं थोड़ा समझना चाहते थे हमारे दर्शकों के लिए कि अगर म्यूटेशंस की बात करें, क्या ये जो म्यूटेशंस होते हैं ये एक रैंडम कॉपिंग एरर है जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था, या अगर किसी अनवैक्सीनेटेड इंसान में जाता है, अगर किसी कोमॉर्बिड आदमी में जाता है, तो वो अलग स्वरूप लेता है? ये जो म्यूटेशंस बनते हैं और उनमें कौन से जो म्यूटेशंस हैं वो खतरनाक वेरिएंट बन के आते हैं, कौन से होते हैं जो डेंड होते हैं जिसको आप बिनाइन वेरिएंट कहते हैं, ये किस तरीके से काम करता है म्यूटेशंस का जो पूरा फॉर्मूला होता है? मैं एपिडेमियोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, इस पर्टिकुलर चीज का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, इसके एक्सपर्ट्स और हैं। मगर मैं आपको मोटी बात बताता हूँ जो कि आम जनता को समझ आ सके। मोटी बात ये है कि जब वायरस बहुत फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन करता है, बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन करता है, तो वो अपनी कॉपीज डेवलप करता है, बार बार अपनी कॉपीज बनाता है ताकि नंबर बढ़े वायरस पार्टिकल्स का, उसी से वो बॉडी को और इन्फेक्ट कर सकता है। तो जितनी ज्यादा कॉपीज बनती हैं उतनी ही कॉपीज में गलतियां होने की चांस ज्यादा होते हैं, और इन गलतियों को ही हम म्यूटेशन बोलते हैं। तो एक तो नेचुरल सिलेक्शन है जो कि नेचुरली एक नंबर पे म्यूटेशंस होती रहती हैं, वो तो हर वायरस में होती हैं। जैसे हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस वायरसेस में आती रहती हैं। मगर जब कई सारे लोग हैं जो वैक्सीनेटेड हैं, कई सारे लोग हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं जिनमें इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, या कई ऐसे लोग हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे जिन लोगों को किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, लंग की बीमारी, या कोई कैंसर्स हैं, कोई इम्यूनो सप्रेसिव जो इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाली मेडिसिन ले रहे हैं, जिनको डायबिटीज की बीमारी है, या जिनकी उम्र ज्यादा है, 65 से ऊपर है, इन लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है। तो इनमें से जो वायरसेस की म्यूटेशंस होके निकलती हैं वो ऑफन ज्यादा विरुलेंट होती हैं, जैसे डॉक्टर साहब अभी बोल रहे थे कि वो ज्यादा ऑफन स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो ज्यादा इन्फेक्शियस ही नहीं होती, वो ज्यादा नुकसान भी पहुंचाती हैं पेशेंट को जब वो हो जाए। बट बहुत बार ऐसी भी वेरिएशंस डेवलप करती हैं, जैसे अगर
कोशिश अब यही हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके, ताकि जिन लोगों को इन्फेक्शन नहीं हुई उनको भी वायरस का एक्सपोजर हो सके। तो ऐसी म्यूटेशंस निकलें जो कि माइल्डर हों, और उन लोगों को भी अगर इन्फेक्शन हो तो वो माइल्डर हो, क्योंकि उनके लिए वायरस एक नया पार्टिकल नहीं होगा। उनके पास वैक्सीन के कारण कोई ना कोई एंटीबॉडीज, कोई ना कोई मेमोरी सेल्स, कोई ना कोई प्रोटेक्शन डेवलप हुई होगी अगेंस्ट द इन्फेक्शन। तो वो माइल्ड इन्फेक्शन के रूप में उनको सामने आएगी जब भी ये वायरस इन्फेक्ट करेगा। और जो म्यूटेशंस आएंगी आगे चल के, वो बिनाइन म्यूटेशंस रिलेटिवली आएंगी, जो कि इन्फेक्टिव तो ज्यादा या कम हो, लेकिन वो सीरियस कम हो। और इसी उम्मीद पे काम चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, ताकि लोग प्रोटेक्टेड रहें और आगे जो वेरिएशंस निकले उनसे हमें बिनाइन ही इलनेस हो और ग्रेजुअली ये पेंडेमिक खत्म हो। सौमित्र सर, ये सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। अगर हम आंकड़ों की बात करें, अगर कल के आंकड़ों की बात करें कि 90,000 के पार पहुंच चुका है और 50 से 90 हुआ है। हम इस समय ये कह रहे हैं कि जनवरी एंड में या फरवरी में हम पीक करेंगे। तो हम किस तरीके के डेली नंबर की बात कर रहे हैं? और अभी जो नंबर है वो तो आपको बॉम्बे, दिल्ली में मिल रहे हैं, पर क्या ये इनएविटेबल है, क्या ये होना ही है कि ये नंबर और बढ़ के एक जगह ऐसे पहुंचेगा जहाँ पे छोटे शहरों में, गाँव में भी ये नंबर पहुंच सकता है? हम इस स्प्रेड को अभी रोक सकते हैं वहाँ जाने से? देखिए, जो नंबर्स की बात है ये लोग बाग प्रिडिक्ट जरूर करते हैं, लेकिन हमें बड़ा सावधान रहना होगा। जो सेकंड वेव में हमने सुनामी देखी थी, हमें पूरी तैयारी करके रखना चाहिए उस तरह की सुनामी के लिए। अगर आप इंग्लैंड में देखेंगे 1,80,000 केसेस आ रहे हैं, अमेरिका में 10 लाख केसेस आ रहे हैं, और उनका अगर हम अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से तुलना करेंगे तो यहाँ पर हमें तैयारी रखनी चाहिए कि 20 लाख केसेस भी एक दिन में आ सकते हैं। तो हमें तैयारी पूरी रखना है। अब ये देखना है कि ये कितना विरुलेंट है। विरुलेंस अभी तक जो है, साउथ अफ्रीका में भी जो विरुलेंस देखा है, इंग्लैंड में भी विरुलेंस देखा है, वो कम देखा है। और जो भी मोर्टेलिटी हो रही है वो उनमें हो रही है जिनको कोमॉर्बिडिटी है। जैसे इंडिया में भी ओमिक्रॉन की पहली मोर्टेलिटी जो उदयपुर में हुई है, वो भी पेशेंट 70 ईयर ओल्ड है, कोमॉर्बिडिटी है। वो आप फ्लू में भी देखते हैं, जब फ्लू भी कोमॉर्बिड पेशेंट में होता है उसमें भी मोर्टेलिटी होने के चांसेस होते हैं। तो हमें पैनिक नहीं होना है, लेकिन पूरी तरह से सतर्क रहना है। और हमें यह देखना है कि ये पीक कब पहुंचता है। हमें ये भी थोड़ा सावधान होना चाहिए। जो R0 वैल्यू है वो अभी ऑलरेडी 2.69 हो चुकी है, जो कि जब पीक था हमारा लास्ट टाइम उस समय 1.69 थी। तो इस तरह से ये है कि जो ओमिक्रॉन है वो बहुत ज्यादा फैल रहा है, ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन हम यही सोचेंगे कि विरुलेंस बहुत कम हो और धीरे धीरे ये ओमिक्रॉन वेव खत्म हो जाए और हम पेंडेमिक से एपिडेमिक की तरफ पहुंच जाए। आखिरी सवाल मैं लूंगा मनोज सर आपसे। इसमें अगर हम देखें, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आपका जो बॉडी है वो दूसरी बार वैक्सीन के बाद भी अब हमको, क्योंकि यहाँ पे वायरस पकड़ रहा है, एक तो अभी तक क्या जब दूसरी बार आप कोविड से आप इन्फेक्ट हो रहे हैं तो क्या कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमें देखें? और दूसरा, इस पूरी प्रोसेस में, एक प्रोसेस तो पूरा जैसे कि हमने कहा डिप्लोमेटिक है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे वैक्सीन आनी चाहिए, हर आदमी को वैक्सीन लगानी चाहिए जहाँ पे अवेलेबल है, पर एज अ कॉमन सिटीजन एक क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाना होगा हमें कि हम जो बात कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन लास्ट वेरिएंट हो शायद तक, या उसके बाद एक आध जो वेरिएंट्स आए वो बड़े बिनाइन वेरिएंट्स आए और उससे कोई असर ना पड़े।
देखिए, मैं अभी इस समय तत्काल ये कहना मुझे लगता है कि बड़ा डेंजरस स्टेटमेंट होगा कि ओमिक्रॉन जो है वो बिल्कुल माइल्ड ही रहेगा। कुछ लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि एक वैक्सीन की तरह काम करेगा, बट आप देखिए दिल्ली का आंकड़ा बता रहे हैं, आज 15,000 के आसपास केस आ चुके हैं। दिल्ली में हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स करीब-करीब 1100 पेशेंट्स हैं, उसमें से 250 पेशेंट्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, 24 वेंटिलेटर पे हैं। तो ये बात समझने का है कि ये बहुत ही नाजुक समय है कि अगर केस जिस तरीके से ट्रांसमिसिबिलिटी इसकी डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना ज़्यादा है और इसकी रेप्लिकेशन श्वास नलियों में करीब-करीब 70 गुना ज़्यादा है, तो ये जिस तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है और जिस तरीके से केसेस के नंबर पाइल अप हो रहे हैं, तो ये इसका एक सर्टेन परसेंटेज देखिए, अभी दिल्ली की मॉर्टेलिटी जो है केस फैटेलिटी रेट 1.69 है, वो कोई कम नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा संभल के चलने वाली बात है और जिस तरीके से भी अगर कॉमन फ्लू का सिम्पटम्स आता है तो तुरंत आपको अपना टेस्ट कराना चाहिए। अभी जैसे ओमिसियोर किट जो आया है, अभी जो आईसीएमआर ने रिकमेंड किया है, उससे पता चल जाता है कि ओमिक्रॉन की संभावना, क्योंकि नॉर्मल जीनोम सीक्वेंसिंग में 4 से 5 दिन का समय लगता है। तो मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन तो हो ही रहा है, 148 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गया। अभी बूस्टर भी 10 तारीख से शुरू हो जाएगा, खास करके 60 प्लस को, मॉर्बिड वाले को, हेल्थ केयर वर्कर्स को। तो मुझे लग रहा है कि जो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी है वो बहुत एक बड़ी वजह बनेगी। इवन हेल्थ केयर वर्कर्स और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स में मैन पावर भी बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग आए दिन देख रहे हैं कि तमाम अस्पतालों में नर्सेज और डॉक्टर्स, क्योंकि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो जो भी कांटेक्ट में आता है इन्फेक्ट हो जाता है। अगर वो क्वारंटाइन में चला गया क्योंकि हम तो आप समझिए कि इस मनो सर, माफ़ी चाहता हूँ, हम एकदम ओवर जा चुके हैं शो के लिए, पर बात यही है कि अपने आप का ख्याल रखें। अगर आप अपने आप को वैक्सीनेटेड रखेंगे, आप अगर कोशिश करेंगे कि ये स्प्रेड ना हो, तो हो सकता है 2022 आखिरी साल हो पैंडेमिक का, लेकिन सारी जिम्मेदारी आप पे है। देखते रहिए 18 स्वदेश, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।